हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं और इंडियन पॉलिटी आप सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपी पीएससी का आरओ पीसीएस प्रीलिम्स, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरएएस प्रीलिम्स, या फिर लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, या फिर कानून गो, या फिर आपका एसीओ, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल दरोगा, या फिर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और अब तक का रिकॉर्ड है, जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं तब से सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो इंडियन पॉलिटी का है। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी सब्जेक्टों में कभी कभी ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं तो कभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, कभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा जबकि एंशिएंट हिस्ट्री के कम, ये सब पैटर्न रहता है। लेकिन इंडियन पॉलिटी के आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी एग्जाम में कम क्वेश्चन नहीं आए, हमेशा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारा इंडियन। और आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी को हम बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लिया था आधा। अब उसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं और यहां पर आगे की कहानी समझते हैं। हालांकि आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यहां पर सेकंड देखिएगा। सीरीज वाइज चलते रहेंगे, आपको बिल्कुल फाउंडेशन समझ में आएगा, कोई इशू आपको नहीं देंगे। हम आज के लेक्चर में ये समझने वाले हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसके बाद बक्सर की लड़ाई आपने बहुत सुनी होगी, ये क्यों हुई, क्योंकि इस लड़ाई से हमारे संविधान पर, हमारे भारत पर ही इंपैक्ट पड़ा है। दरअसल हम आपको पढ़ाएंगे संविधान, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा आपको हिस्ट्री का भी बताएंगे, जो कि जरूरी है इंडियन पॉलिटी को समझने से पहले, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में जो कुछ भी हुआ है वो सब कहीं ना कहीं हिस्ट्री का ही इंपैक्ट देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। आगे हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वहां तक समझ लिया था जब हमारा बंगाल आजाद होता, और बंगाल में आजाद होने के बाद वहां बंगाल का पहला नवाब कौन बनता है, किसके समय पर बनता है, फर्रुखसियर के समय पर। और फर्रुखसियर से नाराज होकर के मुर्शीद कुली खां कहता है कि अब हमें आजाद रहना है, अब हमें किसी के साए में पलने की आदत नहीं, ऐसा कहता है और अलग होकर के यहां पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और बंगाल का पहला नवाब बनता है मुर्शीद कुली खां। आप जानते हैं कि मुर्शीद कुली खां एक ब्राह्मण व्यक्ति था, हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण व्यक्ति है जो कि उत्तर भारत में आकर के अपना धर्म परिवर्तित करता है और औरंगजेब के लिए बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, उसका एक होशियार नुमाइंदा है, काबिल है, कोई इशू इसमें नहीं है। आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है और उसके बाद स्थितियां डमाडोल हो जाती हैं और पोस्ट मुगल में सबके सब राजा एक से एक बेवकूफ आते हैं। आप जानते, पोस्ट मुगल में अगर हम कहें तो पहले मुअज्जम अपने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, या फिर शाह आलम भी उसी का ही नाम है, उस पर गद्दी पर बैठेगा, पता उसे कुछ नहीं होता। ऐसे में पता ना होने के कारण उसे एक उपाधि मिलती है, साहिब खबर। लास्ट लेक्चर देखिए, सारी डिटेल से हमने बातें बताई हैं और यहां पर हम बंगाल समझ। तो बंगाल में पहला नवाब बनेगा मुर्शीद कुली खां, यह अपना शासनकाल चलाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में अब अगला शासन जो बनेगा वो बनेगा सरफराज, ठीक है। इसके बाद चूंकि एक के बाद एक राजा तो आता ही है, ये राजाओं में कैसे लड़ाइयां हुई हैं बहुत डिटेल में हम हिस्ट्री में समझेंगे। यहां पर हम इंडियन पॉलिटी के हिसाब से उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ रहे हैं। सरफराज खान जब नया शासक बनेगा तो दरअसल बिहार के लिए, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जो बंगाल है, बंगाल, इस बंगाल में एक ही क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं इस बंगाल में। जैसे कौन कौन से क्षेत्र भाई, बंगाल में देखो आपका क्या क्या आता था, एक आपका बिहार, आज का बिहार, प्लस झारखंड इसी से अलग हुआ है, झारखंड भी इसी में आता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्वी आपका बांग्लादेश, जिसको हम अब बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पश्चिम बंगाल जैसे बना है उसी तरीके से पूर्वी बंगाल था, 1905 में विभाजित हुआ था, तो इसको हम कह सकते हैं कि बंगाल कौन सा आपका बांग्लादेश, ये भी आपका इसी में था। साथ में आपका उड़ीसा, ये इसी में था। तो हम आपको बता चुके हैं कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र था।
तो इसमें जो बिहार वाला क्षेत्र था, इधर वाला साइड वाला, इस बिहार में इसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उसका नाम था अली वर्दी खां। उसका नाम क्या था? अली वर्दी खां। उसको नियुक्त किया, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अली वर्दी खां कहता है सरफराज खां से कि अगर तुम काबिल हो, राजा बनने लायक हो तो आओ मुझसे लड़ो, और अगर मैं जीता तो शासन मेरा और हारा तो मैं चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं। ऐसे में दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। किस किस के बीच में? अली वर्दी खां और सरफराज के बीच में लड़ाई होती है, और उस लड़ाई का नाम है घेरिया का युद्ध। तो घेरिया की लड़ाई किस किस के बीच में हुई है? सरफराज खान और अली वर्दी खान की। आप कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, एक राजा जीतेगा या उस पर टक्कर देने वाला एक सामने से उसका एक एम्प्लॉय जीतेगा? आप बताइए। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे में अली वर्दी खां जीत जाएगा और यहां पर नया शासक बन जाएगा, मतलब नवाब बन जाएगा अली वर्दी खां। अली वर्दी खां बहुत अच्छा शासक है, काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ऐसे में अंग्रेज वहां पर, जब आप जानते ही अंग्रेज आ ही चुके हैं, वो अपना क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे व्यापार चल रहा है उनका, और कोई मोटो है ही नहीं, वो व्यापारी बने हुए हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भारत में रहते 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 लोगों की कमियां भी उनको लगने लगती हैं, लूप होल्स क्या है, किसकी क्या कमजोरी है, ये चीजें वो धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। राजाओं में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वहां पर वो शासन कर रहे हैं। अली वर्दी यहां पर नवाब बना। अली वर्दी के 3 लड़कियां थी, लड़का कोई था नहीं, 3 लड़कियां थी। तो उन 3 लड़कियों के बारे में आपको बताएं। उनमें से एक लड़की का नाम है मेहर उल निसा बेगम, दूसरी का नाम है घसीटी बेगम और तीसरी का नाम है शहजादी बेगम। ये 3 है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको याद करना है क्या ये, तो नहीं, ये वाला आपको याद नहीं करना। इन दोनों का नाम याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहां पर ये कहें कि आपको क्या यहां पर फिर मिटा दें, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। यहां पर ये वाली लड़की जरूरी है। अब इस अली वर्दी खां के लड़का कोई नहीं है। ऐसे में घसीटी बेगम जो है, घसीटी बेगम, इसके भी लड़के हैं, इसके भी लड़के हैं, इसके भी लड़के हैं। ऐसे में जो घसीटी बेगम की ये जो बहनें हैं, इनमें से एक बहनी है शहजादी बेगम। तो ऐसे में एक का लड़का इनमें से होता है सरफराज। इनमें से एक का लड़का सरफराज है। मतलब आप समझिए कैसे, सरफराज कैसे, इसका लड़का है सरफराज। ठीक है, सरफराज अपने नाना के पास ज्यादा रहता है अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां के दिमाग में एक ही बात है कि भाई मेरा साम्राज्य संभालने के लिए कोई है नहीं, लड़का कोई है नहीं, तो वो अपनी लड़कियों के बच्चों को ही अपना मान रहा है। ऐसे में ये अली वर्दी खां जो है, ये सिराज उद्दौला, हमने यहां पर लिख दिया सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला को बहुत मानता है। ये लड़का जो सिराज उद्दौला है, ये शुरुआत से अपने नाना के पास रहता, और नाना इसको बहुत ज्यादा मानते भी हैं और इंटेलिजेंट भी है लड़का। इसीलिए नाना इसको समझाते रहते हैं कि बेटा ये जो अंग्रेज होते हैं ये ज्यादा अच्छे नहीं है, और अंग्रेज बिल्कुल उस मधुमक्खी के जैसे हैं कि अगर इस मधुमक्खी अगर छेड़ दिया जाए इनको तो ये बिल्कुल शहद देते हैं, लेकिन अगर इनको ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो फिर ये काट काट करके मार डालेंगे। ऐसा अली वर्दी खां कहते हैं। किससे? अपने लड़की के लड़के से, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। बात समझ में आ रही है? ठीक। ऐसे में स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। पूछता है मधुमक्खियों की तुलना अंग्रेजों से किसने की है? अली वर्दी खां। अब आप एक बात खुद बताइए कि ये तो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी हमने देखा है कि जब किसी व्यक्ति के लड़के नहीं होते हैं तो लड़कियां सोचती हैं कि सारी प्रॉपर्टी अब उनको होता है। तो ऐसे में क्या ये लड़कियां भी नहीं सोच रही होंगी? बिल्कुल सोच रही होंगी, क्योंकि ये तो नवाब है। हम तो बात कर रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास की, ये तो नवाब है भाई। तो ऐसे में ये भी तो सोच रहे होंगे। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सोचती है ये घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कहती है कि जब देखो तब सिराजुद्दौला का नाम लेते रहते हैं, सिराज सिराज करते रहते हैं, लेकिन हमारे लड़के से तो ज्यादा ताल्लुक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी इसी को दे जाए, ऐसा इसको लगता था। ठीक है, अब ऐसे में चूंकि सिराज इनका प्रिय है अली वर्दी खां का, इसीलिए घसीटी बेगम को सिराज ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मौसी थी सिराज की घसीटी बेगम, ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो उसको लगता था कि यही ऐसा ना हो कि यही राजा बन जाए आगे चल करके। लेकिन ऐसा हुआ, आगे चल करके यही व्यक्ति जिसका नाम हम बता रहे हैं सिराजुद्दौला,
अगला नवाब बनता है और नवाब बनते ही लगता है कि होशियार व्यक्ति है। इसके नाना जी जो अली वर्दी खां थे, अली वर्दी खां इस व्यक्ति को, सिराजुद्दौला को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, इसीलिए काबिल भी है, एलिजिबल है। अब अगला शासक कौन बन जाएगा? सिराजुद्दौला। ठीक है, 1756 में बनेगा सिराजुद्दौला। बात याद रखिएगा, हमने बताया सिराज की मौसी कौन है? घसीटी बेगम। मौसी घसीटी बेगम इसको बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे में अब यहां पर समस्या क्या आती है, आगे देखिए। ऐसे में क्या होता है कि जो किराएदार हैं, जैसे किराएदार कौन? ये हमारे अंग्रेज। अंग्रेज जब भारत में आए तो एक किराए की फैक्ट्रियां इन्होंने ली, जगह ली, उसका किराया देते थे और अपना व्यापार करते थे। तो इन्होंने, जैसे ये फैक्ट्री है, अंग्रेजों ने क्या किया, इस फैक्ट्री के चारों तरफ इस तरीके से बाउंड्री कर, ये बाउंड्री को हम कहते हैं किलेबंदी। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? किलेबंदी। अंग्रेजों ने तो कर दिया कलकत्ता में किलेबंदी करना, और फ्रांसीसी भी आए थे इनके साथ, फ्रांसीसी भी हैं और भी हैं, डच भी आए हैं, पुर्तगाली भी थे। ये सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे। यहां पर आप समझिए कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो इनकी फैक्ट्री थी, इसके चारों तरफ क्या करना शुरू कर दिया? किलेबंदी, यानी दीवार बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में फ्रांसीसी ने भी ऐसा ही किया कि उनकी जो फैक्ट्री थी वहां पर वो भी दीवार बनाना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचिए, आप एक मकान के मालिक हैं और आपने किसी व्यक्ति को, किसी किराएदार को किराए पर मकान दे रखा है, रूम दे दिए हैं ऊपर के, ऐसा मानिए। लेकिन आप देखते हैं कि उसी मकान के बाहर जो आपका मकान है वहां पर ईंट पड़ी हुई है और वहीं पर रोड़ी, सीमेंट वगैरह वहां पड़ी हुई है, कोई लेके आया है। आप कहेंगे पता नहीं कौन लेके आया है, लेकिन जब आपने पता किया तो पता चला कि जो किराएदार आपके यहां रहता है ऊपर, उसने कहा है, वो आपसे कह रहा है कि भैया मैं यहां पर रूम बनवा रहा हूं ऊपर, यानी जहां वो रहता है ना उसके ऊपर बनवा रहा है। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? मकान आपका, वो किराएदार आपके मकान में ही अपने लिए ऊपर बनवा रहा है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसा ही गुस्सा इन पर आया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कहा कि यार ये तो बड़ा ही मतलब ज्यादा दादागिरी है कि यहां पर हम किराएदार की तरह इनको रख रहे हैं और ये तो बाउंड्री कर रहे हैं, किराया देते तो बाउंड्री करने का क्या लॉजिक है? तो ऐसे में इसने लेटर भिजवाया दोनों को, अंग्रेजों को भी और फ्रांसीसियों, दोनों को लेटर भिजवाया कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो गलत है, हम यहाँ के राजा हैं, हम अनुमति नहीं देते हैं, आपने अनुमति नहीं मांगी है और आप किराएदार हैं, किराएदार की तरह रहिए। ऐसे में जब फ्रांसीसियों को मिला तो उन्होंने कहा कि भैया राजा का ऑर्डर है, ऐसे में हमें ये रोकना होगा। राजा की ऑर्डर की वजह से फ्रांसीसी तो मान गए, इन्होंने तो बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने कहा अरे देख लेंगे। अंग्रेजों ने ये बात कहकर आगे बढ़ गए और इन्होंने इस किलेबंदी को रोका ही नहीं, किलेबंदी चल। ऐसे में सिराजुद्दौला को जब ये पता चला कि उसने हमारा ऑर्डर भी नहीं माना है, ऐसे में उसे और ज्यादा गुस्सा आया, बोला अब नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर के, घोड़ा वगैरह लेकर के, तैयार होकर के, हथियार वगैरह लेकर के, तलवार वगैरह ही हुआ करती थी उस समय पर, और पहुंच गया इसी के पास। किलेबंदी जहां हो रही थी वहीं पहुंच गया और जो भी यहां पर लेबर मिली, जितने भी यहां पर अंग्रेज टाइप के लोग काम कर रहे थे, सबको पकड़ा और धुनाई। इतनी मार लगाई इन लोगों में कि इनकी हालत खराब हो गई। और जब ये मार इतनी लगा दी उसके बाद इन्होंने रोका, लेकिन कह रहे थे अंग्रेज भाई कितना तगड़ा मारता है, इतना ज्यादा खतरनाक आदमी है। ऐसे में अब आगे कहानी में क्या होगा कि सिराजुद्दौला ने जब इनकी मार पीट करके मार लगा दी तो ये बात अंग्रेजों के पास पहुंची और अंग्रेज सोचने लगे, बाकी के अंग्रेज जो वहां नहीं थे उनको बताया, यहां के अंग्रेजों ने जो यहां पिटे थे इन्होंने बताया कि भैया वहां का राजा तो बड़ा ही खतरनाक है, क्या करें, राजा तो वहां का काम ही नहीं करने दे रहा है, हम किलेबंदी कर रहे थे और भूत की तरह मार रहा था हमें, इतना खतरनाक आदमी है। ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये तो इसका मतलब ये तो ये करेगा कि हमें व्यापार ही नहीं करने देगा। अंग्रेजों की मंशा कुछ और थी कि व्यापार नहीं करने देगा, हमें पाबंदी लगाएगा, ऐसे में हमें कुछ करना चाहिए। तो इन अंग्रेजों ने अपने देश यानी इंग्लैंड से इन्होंने एक मदद मांगी कि यहाँ के राजा हमें व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, जबकि सही बात नहीं बता रहे हैं, वो अपने देश में ये नहीं बता रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, इस वजह से हमें सेना चाहिए, हमें मदद चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों ने, जैसे भारत के भी लोग अगर, व्यापारी लोग अगर किसी देश में व्यापार करने जाते हैं और वहां उनको कोई तकलीफ होती है तो क्या बताइए भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या उनकी मदद नहीं करेंगे? ऐसे में वहां से भी मदद मिलती है और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से मदद के तौर पर यहां कुछ सेना भेजेगी उनकी सिक्योरिटी के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेना भेजेगी।
लेकिन इससे पहले थोड़ा समझिए कि जब ऐसा होगा तो अंग्रेज कहेंगे कि भाई हमें कुछ कर, इसके खिलाफ इस सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाना होगा, हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में एक घटना और होती है, वो घटना आप याद रखिएगा, ये है ब्लैक होल इंसिडेंट, ट्रेजेडी काल कोठरी की घटना। ये तारीख है आपकी, देखो यहां से कनेक्ट करिए, 1756 में सिराज का एक समय शुरू हुआ है, इसके बाद एक घटना होगी और ये घटना की तारीख है 20 जून 1756। याद रखिएगा 20 जून 1756। ये तब की बात है जब इस सिराजुद्दौला ने वो किलेबंदी जब कर रहे थे, उनको मार लगाई, पिटाई की और उनको बंदी बनाया। बंदी बना करके वो ले जाता है एक ऐसी जगह जहां पर एक कमरा है। समय देखिए, अगर आप जून देखें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। जून में तो बहुत ही गर्मी पड़ती है, ऐसे में गर्मी के टाइम पर इनको एक कमरे में बंद कर दिया और वो कमरा है 15 बाई 18 का। ऐसे कमरे में इनको ठूस ठूस के भर दिया और इसमें टोटल लोग जो भरे वो 140 लोग थे। गर्मी के समय पर बिना कूलर पंखे, बिना वेंटिलेशन के ऐसे में ठूस ठूस के भर दिए इस कमरे में। इसने सिराजुद्दौला ने। बात समझिएगा, आपको लास्ट में बताएंगे क्या इसमें ट्विस्ट है। तो ऐसे में इसमें अगर सभी लोग बंद हो जाएंगे तो बताइए दम घुटेगा कि नहीं। ऐसे में 140 लोगों में से 123 लोग मर जाते हैं, 123 लोग मर जाते हैं, 123 लोग की यहां पर डेथ हो जाती है, बचते केवल और केवल 23 है। और जब इतने 23 बचते हैं तो 23 लोग कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल से बचे हैं, बड़ा अत्याचारी है ये आदमी, ये राजा तो बड़ा ही अत्याचारी। और हाहाकार मच जाता है अंग्रेजों के बीच कि ऐसा कोई राजा है जो हमारे लोगों को मार रहा है। अब यहां से फिर से मदद मांगेंगे अंग्रेजों से, अपने देश के अंग्रेजों से कि भैया मदद करिए, हमें मार रहा है कोई, यहां हम व्यापार करने आए और ये हमें गला घोट के मार रहा है या बहुत मार रहा है। ऐसे में एक किताब और इन्हीं 23 में से एक और है व्यक्ति, इस 23 लोगों में से उस व्यक्ति का नाम है विलियम हॉलवेल। याद रखेंगे, इन 23 में से एक व्यक्ति है विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल जो है वो एक किताब लिखता है कि एक किताब का नाम है अलाइव दी वंडर, अलाइव दी वंडर। ये किताब लिखता है और इस किताब में सारी बातें लिखता है, 20 जून 1756 की सारी बातें, कि हमें पकड़ा गया। सिराजुद्दौला 7 फुट का कोई आदमी था, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, उसने हमें बांधा था और धक्के लगाए गए और हमसे कहा गया कि चलिए अंदर। हम अंदर जा भी रहे थे लेकिन फिर भी पीछे से तलवार की बट मारी जा रही थी। हम आगे जा भी रहे थे फिर भी हमें लात मारी जा रही थी, ऐसा इसने बताया। मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा करके। जब ये हाहाकार मचा तो वहां से इनकी मदद के लिए सेना भेजी गई कि भाई मदद करिए, कौन है ऐसा। तो सेना को लेकर के आता है, जिस कैप्टन की बात कर रहे हैं उस कैप्टन का नाम है, वो कैप्टन का नाम है हमारा रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर के पहुंचता है, लेकिन पूछता है इन्हीं में से, जो 23 लोग जिंदा बचे थे इन्हीं में से ऐसा था वो आदमी। तो इन्होंने बताया कि बहुत खतरनाक है, एक हाथ से मार देगा तुमको। ऐसे में सिराज के लिए उस अंग्रेज के मन में डर बैठता है कि भाई फिर क्या करें, फिर कोई तो इलाज होगा इसका, ऐसे तो ये सबको मार देगा। तो ऐसे में देखिए यही व्यक्ति जो रॉबर्ट क्लाइव है ये दिमाग लगाता है, सोचता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं मार सकते तो कुछ ना कुछ जरूर इसका वीक पॉइंट होगा। भारत में सबसे बड़ी समस्या कि परिवार में ही ज्यादातर दुश्मन मिलते हैं। तो इसने सोचा कि इसका कोई ना कोई परिवार में विरोधी या दुश्मन जरूर हो। ऐसे में यह आता है परिवार में, पता करता है कि कौन विरोधी है। तो याद करिए, सिराजुद्दौला को नहीं चाहती है उसकी मौसी घसीटी बेगम। एक विरोधी घसीटी बेगम के बारे में उन्हें पता चल जाता है। तो घसीटी बेगम से बात करते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि सिराज को हरा दिया जाए। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूं कि ये इस पे बैठे ही ना, मतलब उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन वही चाहती है कि सिराजुद्दौला इस सीट पर ना बैठे, गद्दी पर ना बैठे, क्योंकि उसका लड़का नहीं बैठ पाया, इसीलिए उसको नफरत। साथ में पता किया गया कि उसका जो सेनापति था, जो अलीवर्दी के टाइम से सेनापति था, वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो सोचता था कि मुझे पद मिलेगा, मैं कभी नवाब बनूंगा, लेकिन नवाब बना दिया उन्होंने अपने लड़की के लड़के को, इसलिए वो भी नाराज है। वो कह रहा है कि नहीं, राजा तो नवाब तो मुझे बनना था।
ऐसे में उस व्यक्ति का नाम भी याद रखना है, उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति था सिराज का। पहले किसका था? अली वर्दी खां का। तो ये चाहता था कि मैं नवाब बनूं, लेकिन बन कौन गया था? सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर भी एक विरोधी है। मीर जाफर चाहता है कि मैं नवाब बनूं। एक घसीटी बेगम है, घसीटी बेगम चाहती है कि भाई मैं घसीटी बेगम चाहती थी कि उसका लड़का जो है राजा बने, नवाब बने। ऐसे में दो विरोधी तो ये मिले, वहां के अमीर लोग वो भी उससे विरोधी है। अब विरोधी क्यों है ये हम हिस्ट्री की क्लास में बता देंगे, बट यहां पर आप इन दो लोगों के नाम याद। मीर जाफर और घसीटी बेगम दोनों ही विरोधी हैं किसके? सिराजुद्दौला। ऐसे में इनसे बात कर ली जाती है कि देखिए हम एक लड़ाई लड़ेंगे और हमने ललकार दिया है सिराज को, और सिराज से कहा है कि आइए मैदान में लड़ते हैं क्योंकि आपने हमारे लोगों को मारा है। कितने लोगों को? 140। लेकिन आपको रियलिटी बताएं, ये कहानी झूठ है। ये जो आपको हम काल कोठरी की कहानी बता रहे हैं ये झूठ कहानी है, क्योंकि ऐसी झूठी कहानी बना करके ऐसा पॉसिबल है कैसे कि कोई व्यक्ति इतने लोगों को पकड़ेगा और इसमें भरेगा और वो दम घुटने से मरेंगे? अरे राजा है भाई, वो नवाब है, उसको मारना है तो सीधा गला काट देगा। इतना सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी झूठी है। ब्लैक होल की कहानी झूठी इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यह कहानी बना करके ये अपने देश से मदद ले रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि वहां से मदद नहीं मिलती, वहां से सेना नहीं मिलती, वहां से रॉबर्ट क्लाइव नहीं आता। तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगा करके इसको गिराने के लिए ये कहानी रची, लेकिन एग्जाम में आती है, सच मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अब क्या होगा कि रॉबर्ट क्लाइव इसको ललकारेगा और कहेगा आइए लड़िए, लेकिन इससे बात कर लेगा घसीटी बेगम से कि देखो हम तुम्हारा फायदा होने देंगे, तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। मीर जाफर से कहता है तुम चाहते हो नवाब बनना, ठीक है हम उसको मरवा देंगे, आप उसकी मदद मत करना, लड़ना उसी की तरफ से लेकिन रहना हमारी। तो ऐसे में इसको कहा कि तुम अगर हम जीत गए तो ऐसे में तुम्हें हम नवाब बना देंगे। बोला वाह इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसे में कुछ घूस दे करके इन सब लोगों को अंग्रेजों ने मना लिया और लड़ाई शुरू हुई यहां से। प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए प्लासी की लड़ाई कैसे होती है, जगह का नाम है ये प्लासी। ये प्लासी जो जगह पड़ती है ये दरअसल हमारी आज भी पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है, नादिया जिला, वहां पर एक जगह पड़ती है प्लासी। याद रखेंगे ये जो प्लासी है जगहों के नाम पर, ऐसा जैसे कि पानीपत की लड़ाई हो गई या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई हो गई, सभी जगहों के नाम पर ये होते हैं जनरली। ठीक है, पर प्लासी की लड़ाई जो होती है ये अब होगी 23 जून 1757 को। याद रखेंगे 23 जून गर्मियों में होती है ये। और वो कहानी कालकोठरी वाली जो थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, वो कब होती है? वो होती है आपकी एक साल पहले, एक साल पहले। और यहां पर 23 जून 1757 को अब ये लड़ाई। और डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है नादिया जिला है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता। बंगाल का उस समय पर बंगाल का था, लेकिन आज ये पश्चिम बंगाल का जिला है। आगे समझते हैं भाई। यहां पर एक तरफ है सिराजुद्दौला और मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर उसका सेनापति है और सिराजुद्दौला समझ रहा है कि ये मीर जाफर मेरा सेनापति है, मेरी तरफ से लड़ेगा। और हाँ लड़ने भी जाता है, कोई इशू नहीं है। और इधर होगा रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथ में है वॉटसन। याद रखेंगे वॉटसन उसके साथ में होता है जब एग्जामिनर ज्यादा टफ बनाने की कोशिश करता है तो कभी कभार रॉबर्ट क्लाइव का नाम ही नहीं देता है, तो आप किसका लगाएंगे? वॉटसन का। बट रॉबर्ट क्लाइव इसमें लीड करता है। ये दोनों लोग अब आमने सामने होंगे, इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होने से पहले ही जीत जाएंगे अंग्रेज, क्योंकि ये मीर जाफर जो है इसकी हरकतें थी और सिराजुद्दौला को समझ गया कि ये आदमी मेरी तरफ नहीं, क्योंकि युद्ध के मैदान में ये लड़ाई नहीं। यानी जब लड़ाई चल रही थी तो मीर जाफर इंतजार कर रहा था ऑर्डर का, और ऑर्डर मिल चुका था कि लड़िए, लेकिन लड़ नहीं रहा था। इससे पता चल गया कि यह किसकी तरफ है? रॉबर्ट क्लाइव। और इस तरह से हार गया सिराजुद्दौला और जीत गया रॉबर्ट क्लाइव, जैसी की डील हुई थी। और इसके बाद एक संधि कर ली गई, अली नगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अली नगर, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। लेकिन कुछ समय बाद ये जो मीर जाफर है, मीर जाफर का लड़का होता है, उसका एक दोस्त होता है, इस सिराजुद्दौला को आगे चल करके चाकू घोंप करके मार देता है। कहानी सिराजुद्दौला की समाप्त हो जाती है। लेकिन सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही बहादुर व्यक्ति था, धोखे की वजह से वह हार गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार हो गया अंग्रेजों। कहानी वही, जैसे कि मीर जाफर कह रहा है कि भाई मुझे नवाब बनाइए, तो अंग्रेजों ने कहा ओके हम तुमको नवाब बनाता है। तो ऐसे में नवाब बन गया बंगाल का कौन? मीर जाफर। तो ऐसे में अंग्रेज क्या करेंगे फिर? अंग्रेजों ने कहा कि ओके
अब यहां पर एक नई पोस्ट और हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं नई पोस्ट इसलिए क्योंकि आप जो टैक्स लेके आएंगे, आप हमको टैक्स देना, हम जनता को नहीं जानते, आपको जानते हैं, आप टैक्स देना। तो यहां से बंगाल का नवाब जो बनेगा वो कौन बनेगा? मीर जाफर। बंगाल का नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। इधर गवर्नर बनेगा, और गवर्नर कौन बनेगा अभी बताया, अभी लड़ा कौन? आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहां पर बन जाता है आपका गवर्नर। तो पूछेगा एग्जाम में कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था पहला गवर्नर। और नवाब उस समय पर जब पहला गवर्नर बना गया उस समय पर नवाब कौन था? मीर जाफर। अब मीर जाफर नवाबगिरी कर रहा है, लेकिन यहां पर गवर्नर ने सीधे सीधे बोला है कि भाई मैं गवर्नर हूं, सब कुछ मैं हूं, इसलिए जो टैक्स आएगा उस टैक्स में से मुझे टैक्स आप देना, मैं कुछ नहीं जानता, आप जनता को जानते हैं, जनता आपको जानती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप यूपीएससी का मेंस वगैरह देंगे, पीसीएस का मेंस देंगे, तो यहां पर थोड़े से समझदारी वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कारण था कि गवर्नर ने डायरेक्ट वसूल नहीं किया बंगाल से टैक्स, इसकी विवेचना कर। तो ऐसे में आपसे सवाल पूछेगा ऐसा क्या कारण था? वो डायरेक्ट भी तो ले सकता था, नवाब बनाने की जरूरत क्या थी? तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या कारण लगते हैं जिसकी वजह से अंग्रेजों ने डायरेक्ट लीड नहीं किया, इसने नवाब बनाया, जो नवाब था नया नवाब बना करके टैक्स उससे ले रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे थे। ओके, इसके बाद में मीर जाफर के बाद में अब एक मीर जाफर के, अब धीरे धीरे क्या है कि जब टैक्स वसूल किया जाएगा मीर जाफर से, तो मीर जाफर को अब समझ में आ रहा है अरे यार इसका मतलब सिराजुद्दौला ठीक था, सिराजुद्दौला को गलत मरवा दिया, घसीटी बेगम के चक्कर में मरवा दिया, वो भी कह रही थी, ऐसा मतलब इसको लगने लगा क्योंकि इससे टैक्स वसूल किया जा रहा था। टैक्स देखिए कितना था कि जितना कमाएगा उसका 90% टैक्स दे देगा अंग्रेजों को, 90%, बचा हुआ 10% में अपने राज्य के खर्चे चलाएगा। भाई खर्चा ही इतना हो जाता था। ऐसे में खून चूस रहा था रॉबर्ट क्लाइव किसका? मीर जाफर का। और मीर जाफर को यह चीज बाद में समझ में आई, अरे भाई सेनापति ही रह लेता, सिराजुद्दौला के शासनकाल में सेनापति रहता, इज्जत के साथ रहता, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन यहां पर अब ये पूरा बिल्कुल ऐसा बन गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है वैसा इसको करना पड़ रहा है, न इनकम हो पा रही है क्योंकि सारी इनकम तो अंग्रेज ले जा रहे हैं। इसीलिए इस मीर जाफर को, बेवकूफ को कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा। तो रॉबर्ट क्लाइव का गधा कौन? मीर जाफर। पूछेगा भाई एग्जाम में, बहुत बार सवाल आया है कि मीर जाफर को किसका गधा कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव का। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग बहुत तेजी से काम करता था, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था चालाक लोमड़ी। अब पता नहीं क्यों ये लोग चालाक लोमड़ी है, इधर गधा है, ऐसे ही जानवरों के नाम रखे हुए हैं। मतलब कंपैरिजन भी तो देखिए, यहां पर लोमड़ी से हो रहा, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, ऐसे में ये रॉबर्ट क्लाइव चालाक था। यहां पर मीर जाफर गधा है, तो मीर जाफर किसका गधा है? और गधा है ही वाकई में। आप देखिए ना, अरे भाई सेनापति रह के भी तो काम चला सकता था, लेकिन इस बेवकूफ ने सारी कहानी खराब कर ली। ओके, थोड़े से ना नुकुर कर ही रहा था ये मीर जाफर, क्योंकि टैक्स देने में अब इसको समझ में आ रहा है कि अंग्रेज बहुत होशियार है, ऐसे में टैक्स देने में दिक्कत कर रहा है धीरे धीरे। तो क्या करते हैं कि यही अंग्रेज अब इसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं नवाब, क्योंकि एक ड्यूरेशन के बाद धीरे धीरे इनको समाप्त करते हैं। और यहां पर नया जो बनेगा वो मीर कासिम बनेगा। बड़ा होशियार व्यक्ति है मीर कासिम, जैसे सिराज था वैसे ही है। तो यहां पर मीर कासिम बन जाएगा। और मीर कासिम के दिमाग में एक ही चीज है कि अंग्रेजों से अगर हटना है, अंग्रेजों से अगर बचना है, तो बस इनको कैसे भी हमें जीतने नहीं देना है। और जीतने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सेना तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम इनसे लड़के ही जीत सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो पहले तो हम इनसे दूरी बनाएं, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं इनको ना पता चले। तो ऐसे में इसने मुंगेर पड़ता है बिहार में, वहां पर गोला बारूद तैयार करवाना शुरू किया और वहां पर अपनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका मीर कासिम, क्योंकि ये प्लान करके चल रहा है कि आने वाले समय में कभी ना कभी हमारी अंग्रेजों से लड़ाई होगी, क्योंकि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, थोड़ा आगे की सोच करके चलता है मीर कासिम यहां पर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव के बाद आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद और बहुत सारे यहां पर फिर गवर्नर्स बदलते चले जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव वापस चला जाएगा, दक्षिण भारत से आया था, वहां पर वापस चला गया। और इसके बाद विलियम हॉलवेल आएगा 1760 में, बट कुछ ही समय के लिए आता है, बहुत कम समय के लिए। इसके बाद में अगला आएगा बेंसीटाट। 1760 में बेंसीटाट बनता है गवर्नर। ये टैक्स वसूल करेगा और टैक्स जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, ये एक कंपनी है जो वहां से व्यापार करने आई है, लेकिन अब ये व्यापार कर रही है। आप बताइए, यहां से तो टैक्स वसूल होने लगा है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे यहां की कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी है,
ये अगर पाकिस्तान में चली जाए व्यापार करने और धीरे धीरे पाकिस्तान को कब्जे में ले ले, वहां से टैक्स आने लगे, तो टैक्स तो कंपनी के पास आएगा, लेकिन वो टैक्स में से भारत को भी तो मिलेगा, इसलिए भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी, भारत कोई परेशानी में नहीं है, भारत को अच्छा लग रहा है, ठीक है वसूली हो रही है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान को कब्जे में लिया है किसी कंपनी ने। तो ऐसे ही वहां के लोग सोच रहे हैं कि कोई कंपनी चला रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फैंसी चार्ट बनता है, कोई इशू नहीं। इसके बाद आप कहानी समझिएगा ध्यान से कि मीर कासिम अब धीरे धीरे ये प्लानिंग कर रहा है ना, ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऐसे में अंग्रेजों को शक होता है कि यार ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, पता नहीं किसी को ट्रेनिंग देता है, परेड सी होती है, तो ये क्या प्लानिंग कर रहा है। एक मिनट, ऐसे में ये क्या प्लानिंग कर रहा है, इसी की वजह से ये लोगों को, अंग्रेजों को पता चल जाता है और इस मीर कासिम के पीछे लग जाते हैं, भाई इसको मारो, नहीं तो फिर ये हमारे प्रति ऐसा कुछ कर डालेगा कि हमें मरवा देगा। इसलिए मीर कासिम के पीछे लग जाने के कारण मीर कासिम वहां से भागता है, और मीर कासिम भागेगा तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहां पर है आपका ये बंगाल, रेड पेन ले लेते हैं, ये है हमारा ये वाला है बंगाल। तो बंगाल का इस समय पर नवाब कौन है, मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम भागता है और ये वाला कब्जे में नहीं है किसी के में, यहां पर अपने अपने राजा कर रहे हैं, बंगाल ही तो कब्जे में आया था अंग्रेजों के, यहां पर ही तो गवर्नर बना था, तो यहां पर ये जो एरिया है यहां बंगाल का छोड़ करके यही मीर कासिम बराबर के एरिया में जाता है, और बराबर के एरिया में इस वाले एरिया में जाएगा, और इस एरिया को कहा जाता था उस समय पर अवध। अवध, अरे इलाहाबाद और लखनऊ का क्षेत्र जो है उसे अवध कहते हैं, तो ये वाले क्षेत्र में जाएगा, और यहां पर भी ये भी स्वतंत्र था, ये स्वतंत्र था, यहां पर भी नवाब हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, तो यहां पर भी यहां का नवाब हुआ करता था, नवाब का नाम है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। ये बात याद रखिएगा भाई, आपको नाम एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन वो सिराजुद्दौला था जो प्लासी की लड़ाई में हारा था, ये है शुजा-उद-दौला। ये यहां पर पहुंचता है और मीर कासिम कहता है, क्योंकि मीर कासिम कपड़े वपड़े जैसे पहने थे उसने, वो एक राजा वाले कपड़े थे, तो यहां पर मीर कासिम कहता है शुजा-उद-दौला से कि मैं भी एक राज्य का नवाब हूं आप ही की तरह, लेकिन इस समय मुझे भागना पड़ा वहां से, और यह कंडीशन जो मेरी आज हुई है ये कल को आपकी भी हो सकती है, क्योंकि अंग्रेज बहुत होशियार हैं, इसीलिए आपको कुछ करना चाहिए। कहा यार अच्छा इतना खतरनाक है वो, तो अगर आपको कब्जे में ले लिया तो हम भी कब्जे में आ जाएंगे, तो हमें कुछ करना चाहिए भाई। ऐसे में कहता है कि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, एक काम करते हैं कि हमारे भारत का जो सम्राट है, जो इस पूरे क्षेत्र पर काम कर रहा है, जो इसका पूरे का सम्राट है, उस क्षेत्र पर जो है वो सम्राट के पास चलते हैं। अब फिर से हम लौट करके चलते हैं केंद्र पर। आपको कल के लेक्चर में हमने बताया था कि औरंगजेब के बाद में मुअज्जम, जैसे हम बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, जफर बाद में आता है, तो ऐसे में यह व्यक्ति जो है, इसके बाद दूसरा आएगा जहांगीर शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, वहां पर कहानी केंद्र में चल रही है। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आप लखनऊ चले जाएं तो क्या नोएडा से लखनऊ जाते हैं तो क्या नोएडा की कहानी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी ना, तो वो सब चलती रहेगी। तो अब हमें फिर से वहीं जाना है और देखना है कि वहां पर शासन किसका। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। यहां से मीर कासिम भाग करके जाता है नवाब के पास, जो बराबर में नवाब है, अवध का नवाब, जिसका नाम है शुजा-उद-दौला, और ये दोनों मिलकर के कहते हैं कि हमें सम्राट से मिलना चाहिए, वो हमारी इसमें मदद करे। तो ठीक है, यहां से अब आप समझिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से प्रमुख राजा थे। तो देखिए, सबसे पहला तो हमने आपको बताया था कि बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहते हैं, या शाह आलम प्रथम। दूसरा जहांगीर शाह ये आया। तीसरा फर्रुखसियर आया। उसके बाद रफी-उद-दरजात आया, रफी-उद-दौला आया। उसके बाद मोहम्मद शाह आया, अहमद शाह बहादुर आया। इसके बाद आलमगीर आया। इसके बाद शाहजहां थर्ड आया। याद रखिएगा, हम शाहजहां की बात नहीं कर रहे, शाहजहां थर्ड की बात कर रहे हैं। इसके बाद में, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट किया, देखिए, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी किया है, इसके जो फॉन्ट है वो थोड़े बड़े हैं। शाह आलम, इसी से हमें काम है, शाह आलम से। तो शाह आलम पहला शाह, ये सेकंड है। पहला कौन सा था? ये वाला पहला था, इसको हम पहला भी कहते हैं। ठीक है, ये बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से था, ये सेकंड है। तो इस समय पर इसी का शासन चल, ये समय इसी का शासन चल रहा है। तो केंद्र में आ जाएगा कौन अब? शाह आलम। तो शाह आलम के पास में पहुंचते हैं शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये दोनों पहुंचते हैं। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम दोनों पहुंचते हैं किसके पास में? ये हमारा जो सम्राट है उसके पास में। और सम्राट कौन है? शाह आलम। शाह आलम से कहते हैं कि भाई साहब, हम भी किसी राज्य के एक नवाब हैं
और आप सम्राट हैं, लेकिन जो समस्या हमें हुई है कल को आपको भी हो सकती है, शाह आलम वाकई में हमें भी हो सकती है, हो बड़े खतरनाक है, इसका मतलब हमें कुछ करना होगा। तो यही प्लान करते हैं तीनों मिलकर के कि ठीक है हमारे पास सेना है, हम देख लेंगे। तीनों इंतजाम करते हैं कि लड़ा जाए इन अंग्रेज से, इनको हरा करके भगाया जाए। तीनों मिलकर के लड़ते और तारीख तय होती है कि कहां पर लड़ाई होगी। अंग्रेजों को बता दिया जाता है कि या तो आपको भागना होगा, नहीं तो आइए हमारे साथ लड़िए। तो लड़ाई अब जो होगी जिसमें कि भारत का सम्राट भी है, नवाब भी है और मीर कासिम भी है, मीर कासिम भी। तो ऐसे में एक लड़ाई होगी जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। बक्सर आप जानते हैं कि बिहार में एक क्षेत्र पड़ता, एक जिला पड़ता है बक्सर जिला, वहीं पर ये जगह है, फील्ड है, वहां पर एक लड़ाई होती है। और इसमें एक तरफ हो जाएंगे आपके, ये समय जो है इसके याद रखेंगे 1764 की बात है, 1764 22 अक्टूबर को ये होता है। इसमें एक तरफ तो है हमारी पार्टी जिसका नाम है शाह आलम सेकंड, जो कि पूरे देश का सम्राट है, सेना बहुत है इसके पास। दूसरा सुजाउद्दौला और तीसरा मीर कासिम जो भाग करके आया है, ये वो है, ये पहले नवाब था उसका लेकिन ये भाग करके। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इधर की तरफ होगा हेक्टर मुनरो, ये एक वहां पर सेनापति है। हेक्टर मुनरो और इन तीनों के बीच में लड़ाई होगी, मतलब इनकी सेना के बीच में होगी। लेकिन भारत वालों के पास में उस समय पर तलवारें हुआ करती थी, भाले हुआ करते थे। तो बस ये क्या करते थे, तलवार ली हाथ में और उसके बाद भाला लिया और उसके बाद ये मारने के लिए भागते थे। अंग्रेज इतनी देर में तो गोली उठाई, बंदूक, इनके पास बंदूक हुआ करती थी, एडवांस थे, बस उसमें बारूद उसी बढ़ी और उसके बाद सीधे किया, इतनी देर में भाग के आ रहे, इतनी देर में तो ये गोली मार देते, दाएं वो मर जाते थे। ऐसे में आधुनिक अगर कहें, मॉडर्न कहें तो अंग्रेज थे, क्योंकि इनके पास में बंदूकें थी, इतनी देर में ये भाग करके चीख करके आते थे, इतनी देर में तो गोली मार देते। तो जीत कौन गया, सेना इनकी ज्यादा है, हेक्टर मुनरो की कम है, लेकिन जीत ये गए क्योंकि एडवांस। देखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा, अगर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, जैसा कि उदाहरण आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल है कि जो जमाना है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, पुरानी चीजों पर आप नहीं चल सकते, जमाने से पीछे छूट जाएंगे। जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, अगर ये भी अपग्रेड होते तो शायद ये कभी ना हारते, ये हारे। और इसके बाद अब यहां पर फिर से एक संधि होगी, बक्सर की लड़ाई आपको दिखा दी है हमने। बक्सर की लड़ाई के टाइम पर आपको बता दें कि बंगाल का नवाब कौन था। आप कमेंट करेंगे बंगाल का नवाब था मीर कासिम, लेकिन आपको बता दिया ना कि मीर कासिम तो भाग गया था, तो बंगाल की कुर्सी तो खाली हो गई थी। ऐसे में बंगाल की कुर्सी पर जिस पहले बैठाया था ना मीर जाफर को, उसी मीर जाफर को फिर से बैठा दिया। तो इस समय पर बंगाल का जो नवाब है, बक्सर की लड़ाई के समय पूछा जाता है एग्जाम में, ये बक्सर की लड़ाई के समय पर वो है आपका मीर जाफर, बंगाल का नवाब। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर कौन है, तो बेंसी टाट है गवर्नर। हेक्टर मुनरो तो सेनापति है जो कि लड़ने के लिए आया है किसी के ऑर्डर पर। बात समझ में आ गई? इसके बाद में यहां पर चूंकि लड़ाई जब होती है तो इसमें राजा भी हार जाते हैं और मीर कासिम भी हार जाएगा और वो भी हार जाएगा। तो यहां पर अब संधि होगी। संधि किस बात की होगी कि भाई आप लड़ने आए हैं तो आप संधि करिए। और संधि क्या होगी, किस किस के बीच होगी? तो आपको लगेगा 3 लोगों के बीच होगी, तो नहीं, ये संधियां केवल 2 लोगों के बीच में। कैसे? पहली से संधि जो होगी वो होगी 12 अगस्त 1765 में। देखिए लड़ाई 64 में हुई है, लेकिन ये संधियां जो है वो 65 में हुई है। लेकिन यहां पर एग्जाम में सवाल आता है कि यह संधियां किस किस के बीच में हुई। तो आपको याद रखना है शाह आलम द्वितीय, एक संधि इसके और रॉबर्ट क्लाइव के। अब रॉबर्ट क्लाइव कहां से आ गया? तो दरअसल हेक्टर मुनरो ने फोन किया कि रॉबर्ट क्लाइव हम जीत गए हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम संधि मत करना, उन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि चालाक लोमड़ी है ना ये, कि मैं अच्छे से जानता हूं, मैं जानता हूं कि उनसे कैसे डील करना है, तो तुम नहीं करना, मैं आके बात करूंगा। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है और आकर के संधि करता है, क्योंकि होशियार है, तेज है। ऐसे में ये संधि शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हेक्टर मुनरो का ऑप्शन देता है, जो कि गलत है। और यह कब होती है? 12 अगस्त 1765 को होती है। 12 अगस्त 1765 को होगी, तो इसके बीच में होगी। और शाह आलम से कहते हैं कि भैया तुम्हें क्या जरूरत थी? कि सर हमें तो ये लग रहा था कि आप कभी ना कभी फिर हमें कब्जे में ले लेंगे, तो अब भी तो ले लिया। ऐसे में इसका कोई मैटर नहीं था, लेकिन ये लड़ा हारा, इसी की वजह से इसने कह दिया कि भैया ऐसा है, तुम हमसे पेंशन ले लो और पेंशन लेकर के जिंदा रहो, आराम से अपना ऐश करो, अब तुम्हारे यहाँ का जो टैक्स है वो हम वसूल करें। तो इस तरह से सम्राट का भी टैक्स अब इनको जाने लगा और सम्राट का जो टैक्स है वो इनको जाने लगा।
और यहां पर शाह आलम सेकंड पहला पेंशनर बना। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पहला ऐसा कौन सा मुगल था जिसे पेंशन मिली, तो पेंशन किसको मिली है? शाह आलम सेकंड को। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव अब फिर से गवर्नर बन जाएगा, वापस गवर्नर गिरी करेगा। दूसरी जो संधि है, अच्छा आप एक चीज बताइएगा, ये हमने बताया समय, तो आपको बताना है कि 12 अगस्त को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। दो सबसे प्रमुख दिवस हैं, आप कमेंट करके बताइए कि 12 अगस्त 1765 में जो संधि हुई है, हम पूछ रहे हैं कि 12 अगस्त को आज की डेट में कौन कौन से प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा वो प्रमुख दिवस कौन से हैं जो 12 अगस्त को हर साल मनाए जाते हैं। दूसरी संधि जो होगी वो शुजाउद्दौला, क्योंकि शुजाउद्दौला कहां का नवाब है? वो है आपका बराबर का, अवध का नवाब। इससे पूछा अंग्रेजों ने कि तुम्हें क्या जरूरत थी, कि हमें भी यही लग रहा था कि कभी ना कभी आप बंगाल के बराबर में हमें, आप हम पर आक्रमण कर देंगे, तो इसलिए ये भी हारा। और शुजाउद्दौला के साथ में जो संधि हुई है वो रॉबर्ट क्लाइव ने और शुजाउद्दौला ने की है। ये आपकी 4 दिन बाद होगी। ये सभी संधियां इलाहाबाद में होती हैं, इसीलिए इसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ये 16 अगस्त 1765 में। ठीक है, जो संधि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, मीर कासिम, किसकी संधि होगी? भाई भगोड़ा था, उसके पास कुछ था ही नहीं, किस बात की संधि देता वो? नहीं ना, तो संधि समझौता तो उसके साथ होता है जिसके पास कुछ होता है। मीर कासिम के पास कुछ नहीं था, क्योंकि मीर कासिम के पास जो राज्य था वो तो मीर जाफर को दे दिया। बात समझ में आ गई है? नाम एक जैसे हैं, थोड़ा सा आप एक दो बार अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो दोबारा से एक बार फिर से देखिएगा, आपको सारे नाम भी याद। ओके, इलाहाबाद की संधि के बाद हमारा ये देश पूरी तरह से अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। पूछेगा एग्जाम में कि बंगाल किस लड़ाई के बाद कब्जे में आया, तो बंगाल आया हमारा पहली लड़ाई जिसको कहते हैं प्लासी की लड़ाई। पूछेगा भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कंट्रोल है, वो किस लड़ाई के बाद हुआ, तो बक्सर की लड़ाई या फिर इलाहाबाद की संधि के बाद। पूरी तरीके से अब भारत पर भी इनका कब्जा हो गया है और टैक्स वसूल कर। यहां से एक दो बातें और आपको समझनी है, वो क्या कि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर है बंगाल का पहला। इसके बाद दूसरा गवर्नर आया, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, विलियम हॉलबेल, कुछ ही समय के लिए आया। इसके बाद बेंसी टाट। जब बक्सर की लड़ाई होती है उस समय पर बेंसी टाट ही होता है। 1764 में लड़ाई हुई है कि नहीं, उसी से बता रहे हैं, 1764 में। इसके बाद में अब दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव वापस आएगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने अब आदेश दे दिए हैं कि भाई आप अब हमारे पास टैक्स देते जाइए, और टैक्स जो होगा वो अनलिमिटेड होगा, जितना मांगेंगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स जो इन्होंने लिया 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के 72 तक अनलिमिटेड टैक्स लिया इन लोगों ने। और इसी समय पर जो 72 है वो कैसे, 72 अभी समझाएंगे आपको कि 72 तक ही क्यों। तो ऐसे में भारत की लूट का काल इसे कहा जाता है, इंडियाज अ पीरियड ऑफ प्लंडर। याद रखेंगे, भारत की लूट 1765 से लेकर के 72 तक मानी जाती है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इन लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव वगैरह ने इतना लूटा है, देश में इतना टैक्स लगाया है लोगों पर कि वो राजा वसूल करते हैं और राजा उन अंग्रेजों को। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि जब कभी हमारे इस देश से इतना सब कुछ लूटा जा रहा था, तो वहां की जो सरकार थी अब वो थोड़ी सी एक्टिव होती है कि कौन सी कंपनी है किसको लूट रही है। ऐसे में आप इमेजिन करके देखिए, जैसे हमारे भारत की रिलायंस कंपनी पाकिस्तान में चली जाए और वहां पर व्यापार करते करते सेम ऐसी कंडीशन बन जाए कि वो अब वहां पर टैक्स वसूल करने लगी है। लेकिन धीरे धीरे उसने टैक्स इतने ज्यादा वसूल करना शुरू कर दिए हैं कि अब हालत खस्ता हो गई है पाकिस्तान। तो बताइए हमारे देश की संसद में बवाल होगा कि नहीं होगा? हमारे देश की संसद में बवाल होगा, और बवाल इस बात का होगा कि बताइए मोदी जी कैसी सरकार है आपकी, किसी देश में जाकर के आपके देश में प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी वहां से लूट खसूट कर रही है, वहां बवाल होगा कि नहीं होगा संसद में? ऐसा ही बवाल वहां अंग्रेजों की संसद में होने लगा। यहां पर अगर हम कहें कि हमारा वॉरेन हेस्टिंग की जो नियुक्ति होती है वो 1772 में होती है। 1772 में ये वॉरेन हेस्टिंग एज ए गवर्नर बन के आया है, और वहां बवाल हो रहा है कि भारत को लूटा जा रहा है, आपके रहते हुए आपके राज्य में ऐसी कोई कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से टैक्स वसूल कर रही है, बताइए कब तक चलेगा? ऐसा ड्रामा हो। अब बताइए मोदी जी को कोई एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं? कि इसमें एक्शन लेना पड़ेगा ना। ऐसे में वहां की सरकार ने एक एक्शन और एक एक्ट पास किया और कहा कि अब इस कंपनी का कुछ करना होगा। इस कंपनी मतलब
इस कंपनी पर यह कंट्रोल लगाना होगा कि ये जो काम करेगी अब हमारे हिसाब से काम करेगी, मतलब लूटेगी फिर भी, बट लूटेगी वहां की सरकार के अनुसार। तो वहां पर एक एक्ट लागू करके भेजते हैं भारत में, जिस समय पर भारत में गवर्नर होता है वॉरेन हेस्टिंग। 1772 में यह बनता है और इसी समय पर 1773 में पहला एक्ट बना करके भेजते हैं इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ना कि भारत को। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बहुत मनमर्जी कर रही है ये कंपनी, हमें इसे कंट्रोल करना होगा। वहां की संसद में एक एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट का नाम है दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें बहुत सारे प्रावधान करके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रावधान करके भारत भेजा जाता है। बात समझ में आई? यहां से हमारा शुरू होता है भारत का संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास का यह पहला पॉइंट है दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई होप आपको यह समझ में आ गया कि यह पहला एक्ट कैसे बना, कैसे आया। यह एक्ट आया है वहां की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए भारत में यह एक्ट भेजा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी होंगे, रूल रेगुलेशन होंगे, वो उनके अनुसार। अब यहां से हमारी इंडियन पॉलिटी प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगी और हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। आई होप आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आएंगे और प्रैक्टिस सीरीज में जितनी भी लड़ाइयां, जितना भी सब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, सब आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल को कब्जे में लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और दूसरी लड़ाई के बाद जो बक्सर की लड़ाई है, इस तरह से भारत कब्जे में आया, भारत को लूटा गया। इससे बवाल हुआ ब्रिटेन में और ब्रिटेन वालों ने एक एक्ट बना करके भेजा ईस्ट इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, और यही एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 17। आई होप आपको समझ आ गया है। और फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कर दीजिए। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे और कमेंट में भी आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके इस सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। एनर्जी के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, पीपीटी बनाता हूं, मैं खुद बनाता हूं आपके लिए, और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की और कोशिश। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं रणधीर एजुकेशन, @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर। टेलीग्राम पर हम डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में करवाते हैं। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक अगले टॉपिक के साथ, दी रेगुलेटिंग एक्ट। थैंक यू सो मच।